फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लर्न विद कीरू। आज हम पढ़ेंगे लाइफ साइकिल कॉस्टिंग के बारे में। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए तो इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने फ्रेंड्स में शेयर करें। तो लाइफ साइकिल कॉस्टिंग क्या होती है? तो देखो, नाम से ही पता चल रहा है। लाइफ साइकिल मतलब जो एक जिंदगी होती है पूरी, उसकी कॉस्टिंग, या मतलब होल लाइफ की जो कॉस्टिंग होती है, किसकी? एक प्रोडक्ट की, एक जो हम उत्पाद बना रहे हैं उसकी। ठीक है, तो जो लाइफ साइकिल कॉस्टिंग होती है वो क्या होती है? तो कहते हैं कि जो आपने प्रोडक्ट खरीदा, ठीक है, आई मीन जैसे एक मैन्युफैक्चरर है, उसका जो प्रोडक्ट है, उसकी जो ओनरशिप है वो, और उस प्रोडक्ट को पूरी जिंदगी मेंटेन करते टाइम, और जब वो प्रोडक्ट खत्म हो जाता है तब तक जितना भी खर्चा आता है, वो सारी जो कॉस्टिंग होती है वो लाइफ साइकिल कॉस्टिंग होती है। मतलब देखो, हमने प्रोडक्ट बनाएंगे तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे खर्चा करेंगे, प्रोडक्ट के डिजाइन पर करेंगे, उसको प्रोडक्शन करने पर, उसकी मार्केटिंग पर, उसको डिस्ट्रीब्यूट करने पर, फिर प्रोडक्ट देने के बाद आफ्टर सेल सर्विसेज पर, ये सारा जो खर्चा होता है वो पूरी उसकी किसके दौरान होता है? लाइफ साइकिल के दौरान होता है। तो एक टाइप से कही तो लाइफ साइकिल क्या है? एक ऐसा मेथड है एनालाइज करने का जितनी भी कॉस्ट होती है हमारे प्रोडक्ट और सर्विसेज से रिलेटेड उनको। ठीक है, यह एक ऐसा प्रोसेस है जो एस्टिमेट करता है कि कितना पैसा हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, स्पेंड कर रहे हैं, जो भी हमारे प्रोडक्ट की यूजफुल लाइफ है उसके दौरान। ठीक है, तो मतलब इसमें वो सारा खर्चा आ जाता है, वो सारी इन्वेस्टमेंट आ जाती है जो हम इन्वेस्ट करें। देखो, इसकी लाइफ साइकिल को हमने ना कैटेगरीज में बांटा कि भाई उन इनिशियल कॉस्ट कितनी थी, फिर हमने उस पर ऑपरेशंस पे कितना खर्चा किया, उसके पूरे लाइफ के दौरान, लाइक मेंटेनेंस का खर्चा, डिस्पोजल का खर्चा, और फिर मतलब लास्ट में जब डिस्पोज होता है उसका खर्चा। तो ये सारा किसके अंतर्गत जाता है? लाइफ साइकिल कॉस्टिंग के अंतर्गत। ये कंसेप्ट भी होता है कि जो लाइफ साइकिल कॉस्टिंग टेक्निक है ना, हम उसका यूज करते हैं एस्टिमेट करने में एक प्रोडक्ट की जो टोटल कॉस्ट होती है, उसके प्रोक्योरमेंट से लेकर उसके डिस्पोजल तक की, वो सारी आ जाती है इसके अंतर्गत। जो लाइफ साइकिल कॉस्ट होती है ना, उसमें क्या आता है? एक तो लाइफ साइकिल का असेसमेंट होता है कि भाई इन्वायरमेंट का क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है वो, और होल लाइफ की जो कॉस्ट होती है। मतलब एक बच्चा जब, जो एक शिशु होता है जो पेट में आता है, और जब वो टोम टोम मतलब जो कब्र में जाता है, मरने की जो स्टेज होती है, उसके जन्म से मृत्यु तक की जितना भी खर्चा होता है वो। ठीक है, या एक टाइप से कहे तो जो प्रोडक्ट जब क्रेडल करन मतलब उद्गम होता है उसको, और जब वो प्रोडक्ट खत्म हो जाता है वो, तब तक का जितना भी खर्चा होता है वो सारा हमारे होल लाइफ कॉस्ट के अंतर्गत आ जाता है। एग्जाम्पल दे रखे भाई, ये कहाँ किन के लिए यूजफुल है? एयरक्राफ्ट, कंप्यूटर, मिलिट्री सिस्टम वगैरह, हैवी इंडस्ट्रीज इक्विपमेंट वगैरह, इन सब के लिए ये क्या होता है? यूजफुल होता है। फिर कौन कौन से फैक्टर होते हैं जो इस टेक्निक के यूज को बढ़ाते हैं? मतलब क्या कारण है कि लाइफ साइकिल कॉस्टिंग टेक्निक का यूज किया जाता है? तो देखो भाई, जो इन्फ्लेशन मतलब जब प्राइस कंटिन्यूस बढ़े, तो जो कहता है कि इन्फ्लेशन है ना वो बढ़ रहा है, ये भी एक कारण है कि हम इस टेक्निक का यूज करते हैं। जो बजट में जो प्रॉब्लम आती है, रिस्ट्रिक्शंस होते हैं, ठीक है, तो ये भी एक मेन प्रॉब्लम होती है। क्योंकि पैसे की प्रॉब्लम तो नॉर्मल है, पैसा क्या होता है? ब्लड होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, तो उसके टाइम पर भी ये यूज मतलब जरूरी हो जाता है। कॉस्ट इफेक्टिवनेस की मतलब भाई, जो खर्चा हो रहा है, जो खर्चा है, कॉस्ट है, उसकी इफेक्टिवनेस के लिए भी बहुत ज़्यादा जरूरी होता है, उसके बारे में जानने के लिए भी बहुत ज़्यादा जरूरी है। जो आज के टाइम में जो कंपटीशन बढ़ रहा है, उसको ध्यान में रखते हुए भी जो हमारी लाइफ साइकिल कॉस्टिंग वो जरूरी है, क्योंकि हर पहलू पर कितना खर्चा आ रहा है उसके बारे में पूरी इंफॉर्मेशन देने में ही हमारी हेल्प करता है। हैवी मेंटेनेंस कॉस्ट के बारे में बताता है, मतलब कि भाई आज के टाइम में जो मेंटेनेंस कॉस्ट है, मेंटेनेंस मतलब एक प्रोडक्ट को मेंटेन करते टाइम जो खर्चा आता है वो सारी भी बढ़ती जा रही है। तो उस टाइम पे भी लाइफ साइकिल कॉस्टिंग बहुत जरूरी होती है। ये हमें बता देते हैं कि भाई कितना खर्चा आ रहा है, उसको मेंटेन करना, रिड्यूस करने में, उसको कंट्रोल करने में ये हमारी हेल्प करता है। क्योंकि जब हमें किसी चीज़ का पहले से पता चल जाता है तो हम उसको क्या कर पाते हैं? कंट्रोल कर पाते हैं। ठीक है, एप्लीकेशन कॉस्ट मतलब कि भाई इसको यूज करते टाइम, तो कहता है कि एप्लीकेशन कहाँ पे है? तो देखो, एक अच्छी प्रोक्योरमेंट स्ट्रेटेजी को चूज करने में हेल्पफुल है, कॉस्ट ड्राइवर को डिटरमाइन करने मतलब एक खर्चे से रिलेटेड क्या क्या कड़ियाँ हैं वो, और वेरियस अलग अलग जो ऑप्शन है उनमें से बेस्ट को चूज करने में हेल्पफुल होता है। प्रोक्यूरमेंट के सोर्सेज को चूज करने, भाई कैसे हम प्रोडक्ट को प्रोक्यूर करें उसके सिलेक्शन में हेल्पफुल है। ठीक है, प्रोडक्ट के रिलेटेड डिसीजन की मतलब जो प्रोडक्ट है उसकी जो स्ट्रेटेजी है उसको चूज करने में, उसके डिजाइन को ध्यान में रखने में, उसको चूज करने में। ठीक है, नई नई टेक्नोलॉजी के यूज को ध्यान मतलब असेस करने में, चेक करने में, और ट्रेंडिंग नीड्स को पूरा करने में, फोरकास्ट करने में। ठीक है, प्रोडक्ट का जो बेसिक डिजाइन वगैरह है उसको वाइड करने में, उनको ध्यान में रखने में, पॉलिसी वगैरह को बनाने में, मतलब इन सभी चीज़ों में हम लाइफ साइकिल कॉस्टिंग का यूज कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि क्या है? होल लाइफ की कॉस्टिंग है।
बेनिफिट्स क्या देगा भाई, परचेज ऑप्शन का इवैल्यूएशन कर सकते हैं, क्योंकि देखो हमें अलग अलग प्रोडक्ट की पूरी लाइफ साइकिल कॉस्टिंग का पता होगा, पूरे खर्चे का पता होगा, तो क्या करवाएंगे, अलग अलग जो कम्पिटिटिव प्रपोजल्स हैं हम उनको कंपेयर कर पाएंगे और बेस्ट को चूज कर पाएंगे। ठीक है, बेटर कॉस्ट अवेयरनेस रहती है, क्योंकि जो मैनेजमेंट है उन्हें अपने सभी फैक्टर्स जो भी रिलेटेड है कॉस्ट से, उन सभी के बारे में पता चल जाती है, जो भी रिसोर्सेज है, कितना खर्चा आएगा, कितने पैसे की जरूरत पड़ेगी परचेज के लिए, उन सभी की क्या हो जाती है, अच्छे से अवेयरनेस हो जाती है। ठीक है, फिर मोस्ट एक्यूरेट कॉस्ट फोरकास्टिंग, फ्यूचर के लिए कॉस्ट को फोरकास्ट करने में भी हेल्पफुल रहता है, अलग अलग लेवल पर जो डिसीजन होते हैं उनको इंप्रूव करने में हमारी हेल्प करता है। परफॉर्मेंस ट्रेड ऑफ अगेंस्ट कॉस्ट, कहता है कि जो कॉस्ट होती है वो अकेला फैक्टर नहीं होता किसी भी चीज का परचेजिंग डिसीजन लेने में, बल्कि और भी इंपॉर्टेंट फैक्टर होते हैं लाइक एज क्वालिटी वगैरह, ये उन सबको भी पूरा करने में हेल्प करता है। एक टाइप से कहें तो इसके प्राइमरी यूज क्या हो जाता है, तो कंपेयर करना कम्पिटिटिव प्रोडक्ट को, लॉन्ग रेंज प्लानिंग में बजटिंग में हेल्प करता है, अलग अलग जो कम्पिटिटिव प्रोडक्ट होते हैं बिल्डर्स होते हैं उनके चूज करने में हेल्प करता है, कंट्रोल करने में, जो ऑनगोइंग प्रोसेस है, जो ऑनगोइंग प्रोजेक्ट है उसको कंट्रोल करने में, और अगर प्रोडक्ट बेकार हो गया, अब इतना बेनिफिट नहीं दे रहा, तो उसकी जगह एक नया प्रोडक्ट लाने में भी हेल्प करता है, मतलब रिप्लेसमेंट में भी हेल्प करता है। और बेनिफिट है लाइक एज भाई कंट्रोल करने में प्रोग्राम्स को, एक एक्सीलेंट टूल है जब सिलेक्शन वगैरह लेना हो। ठीक है, यूजफुल है कॉस्ट, मतलब टोटल कॉस्ट को कम करने में, लेकिन इसमें कुछ कमियां, एक तो ये कॉस्टली माना जाता है, ठीक है, टाइम कंज्यूमिंग भी है, और इसके डाटा पर भाई बहुत सारा डाउट वगैरह रहता है, और एक टीडियस जॉब है, मतलब थकाने वाला, क्योंकि डाटा को कलेक्ट करना फिर एनालाइज करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट समझा जाता है। ठीक है, लेकिन ये जो ड्रॉबैक्स है ना, एक स्मॉल फर्म के लिए ज़्यादा होती हैं, अगर मतलब लार्ज फर्म है तो ये उसके लिए भी इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करती। प्रिंसिपल्स क्या है, तो वही है, इसके 3 टाइप है, मतलब प्रिंसिपल्स में यही बट बोला जाता है कि एक जो ओनरशिप कॉस्ट होती है ना वो बस खत्म नहीं हो जाती, बल्कि जो होल लाइफ कॉस्टिंग वो चलती रहती है उसको मेंटेन करने तक, इसीलिए इसको 3 पार्ट्स में बांटा जाता है। एक्विजिशन, फिर ऑपरेशनल कॉस्ट की लाइफ में उसे ऑपरेट करेंगे, और एंड लाइफ कॉस्ट होती है जब वो बेकार हो जाए, उसकी जगह पे जब हम नया प्रोडक्ट लेके आते हैं तो जो खर्चा होता है। प्रोसेस में क्या बता रखा है, तो हम सबसे पहले इंडिविजुअल कॉस्ट को आइडेंटिफाई करते हैं जो भी प्रोक्यूरमेंट से रिलेटेड है किसी भी प्रोडक्ट या सर्विसेज की, ये मेन पहले टास्क है। तो इसमें कॉस्ट आती है, एक तो या तो वन टाइम कॉस्ट होगी या रिक्यूरिंग। वन टाइम कॉस्ट तो हो गई जो मतलब भैया एक्वायर किया आपने उसके साथ ही खत्म हो जाती है, जबकि रिक्यूरिंग कॉस्ट होती है वो टाइम डिपेंड होती है, मतलब जो कंटिन्यूस इनकर होती रहती है। जैसे वन टाइम कॉस्ट में आती है प्रोक्यूरमेंट, इम्प्लीमेंटेशन, इनिशियल जो ट्रेनिंग है, डॉक्यूमेंटेशन वगैरह, जबकि रिक्यूरिंग कॉस्ट में आती है ऑपरेटिंग, रीट्रेनिंग, सर्विस चार्जेस, कॉन्ट्रैक्ट एंड सप्लायर मैनेजमेंट, इस टाइप की कॉस्ट आ जाती है। अब बात आती है लाइफ साइकिल कॉस्टिंग को करते टाइम क्या क्या स्टेप्स की जरूरत होती है। तो सबसे पहले तो ऑपरेट करना प्रोफाइल, जो भी आइटम्स है, जो भी इक्विपमेंट्स है उनकी, ठीक है, ताकि हम उनको डेवलप कर पाए, क्योंकि प्रोडक्ट को बनाने के लिए तो बहुत सारी चीज़ों की जरूरत होती है। फिर जो फैक्टर्स वगैरह है उनकी यूटिलाइजेशन की भी जरूरत होती है, ताकि उसको डेवलप किया जा सके कि ऐसे फैक्टर जो जरूरी होते हैं। ठीक है, जितने भी कॉस्ट कंपोनेंट्स हैं उनको आइडेंटिफाई करना, जो भी प्रोडक्ट से रिलेटेड है, जो भी कॉस्ट के अलग अलग पैरामीटर्स है उनको ध्यान में रखना, उनको डिटरमाइन करना, जो भी कॉस्ट है उनको प्रेजेंट प्राइस पर कंप्यूट करना कि आज के टाइम में उनकी क्या वैल्यू है, कितना खर्चा आ सकता है। ठीक है, जो भी हमारा सामान है, लेबर है, उससे रिलेटेड प्रेजेंट कॉस्ट कौन कौन सी है, और उसके रिलेटेड जितनी भी कॉस्ट वगैरह आ रही है वो सब, जितनी भी कॉस्ट इन्वॉल्व लाइक डिस्काउंटिंग की चाहिए, अनडिस्काउंट मतलब डिस्काउंट के बाद और अनडिस्काउंटेड की, वो सारी देखना। और ऑपरेशनल प्रोसीजर में क्या क्या आता है, तो देखो भाई ऑपरेशनल एक प्रोसीजर क्या होगा जब हम ऑपरेट करेंगे उसको, तो देखो यूजफुल ऑपरेशनल लाइफ किसी भी आइटम या प्रोडक्ट की कितनी है, मतलब वो कब तक चल सकता है, वो प्रोडक्ट की लाइफ क्या है। ठीक है, फिर एस्टिमेट करते हैं कॉस्ट जो इन्वॉल्व है इन भाई, जो भी कॉस्ट ऑपरेशन है, मेंटेनेंस, उनको डिटरमाइन करते हैं। फिर टर्मिनल वैल्यू किसी भी आइटम या प्रोडक्ट की उसको देखते हैं। ठीक है, फिर टर्मिनल वैल्यू में से हम कॉस्ट ऑफ ओनरशिप को घटा देते हैं। फिर जो ये फोर्थ फिगर आता है इसको हम डिस्काउंट करते हैं प्रेजेंट वैल्यू पर, आज के टाइम पर जो वैल्यू है। फिर जो प्रोक्यूरमेंट कॉस्ट होती है उसको हम इसके अंतर्गत ऐड कर देते हैं। ठीक है, फिर ये स्टेप हर प्रोडक्ट के साथ रिपीट होती रहती है। ठीक है, कंपेयर करके चलते हैं कि पहले क्या था, आज के टाइम में क्या है, दूसरी ऑर्गेनाइजेशन के कंपेयर में कितना बेस्ट है, वो सारी चीज़ें। फिर है मैथ, इसमें वही लास्ट में फिर उसको आइटम को अगर सही लगता है तो परचेज के लिए मेथोडोलॉजी क्या है, टू अराइव एट मीनिंगफुल परचेजिंग डिसीजन। जो फुल अकाउंट्स होते हैं ना उनको ध्यान में रखा जाता है कि कितनी अवेलेबल कॉस्ट है, कितने प्रकार के ऑप्शन वगैरह अवेलेबल हैं। ठीक है, और जो भी रिलीवेंट कॉस्ट वगैरह है उनको भी ध्यान में रखा जाता है। तो देखो इसमें बता रखा है फंडामेंटल कंसेप्ट क्या है भाई, कॉस्ट ब्रेक डाउन स्ट्रक्चर, कॉस्ट को एस्टिमेट करना, डिस्काउंट करना और इन्फ्लेशन वगैरह। तो कॉस्ट ब्रेक डाउन स्ट्रक्चर में क्या बता रखा है,
कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ स्ट्रक्चर है ना वो अलग अलग होती है परचेजिंग डिसीजन के अकॉर्डिंग। जो ऑब्जेक्टिव है ना वो आइडेंटिफाई करता है सभी जो रिलेवेंट कॉस्ट एलिमेंट होते हैं उनके कॉस्ट बाउंड्री है उनको अच्छे से वेल डिफाइन किया जाता है, ताकि भाई ना तो भूला जाए किसी भी चीज़ को, ना दोबारा से हो जाए, डुप्लीकेशन भी ना हो। तो इसके लिए क्या क्या बता रखे फीचर, जितनी भी रिलेवेंट कॉस्ट होती है उनको इंक्लूड किया जाता है। हर जो कॉस्ट एलिमेंट होता है वो वेल डिफाइन होता है, कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहती। जितने भी कॉस्ट एलिमेंट होते हैं वो आइडेंटिफेबल होते हैं और ज़रूरी होते हैं। और जो स्ट्रक्चर होता है कॉस्ट ब्रेकडाउन का वो कैपेबल होता है एनालाइज करने में अलग अलग जो भी इंपॉर्टेंट एरियाज होते हैं उनको। जो भी स्ट्रक्चर होता है ना वो कैसा होना चाहिए, कंपेटेबल होना चाहिए मैनेजमेंट के साथ, जो भी प्रोसीजर वगैरह उसने डिसाइड किया उसके अकॉर्डिंग हो, ठीक है। डिजाइन ऐसा हो जो अलो करे अलग अलग लेवल ऑफ डाटा के अकॉर्डिंग। फिर आती है कॉस्ट एस्टिमेट करना। नेक्स्ट स्टेप हो जाती है कि भाई जो भी कॉस्ट वगैरह अलग अलग कैटेगरी के अलग अलग हिस्सों की उसको हम कैलकुलेट करके चलते हैं, उसको हम ज्ञात करते हैं। फिर मेथड वगैरह इसकी लाइक नॉन फैक्टर रेट्स, कॉस्ट एस्टिमेटेड रिलेशनशिप के बेस पे या एक्सपोर्ट ओपिनियन के बेस पे, ठीक है। रियल डाटा भी नहीं होता, कई बार ओपिनियन भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। फिर आती है डिस्काउंटिंग, मतलब जो भी है उसकी करंट प्राइसेस वगैरह को हम कैलकुलेट करके चलते हैं। इसको टाइम प्रेफरेंस के बेसिस पे होता है, मेन फैक्टर इसमें टाइम हो जाता है। और इन्फ्लेशन होता है कि भाई कहता है कि हम क्या करके चलते हैं, डिस्काउंटिंग को एडजस्ट करके चलते हैं। तो रेट ऑफ डिस्काउंटिंग को एडजस्ट करते टाइम उस टाइम पे सिर्फ इन्फ्लेशन ओनली फैक्टर नहीं होता, बल्कि और भी बहुत सारी चीज़ें होती है जिन पर हमें फोकस करना होता है। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं लाइफ साइकिल कॉस्टिंग के टाइम पर, तो मैनेजमेंट इसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। मैन्युफैक्चरर और यूजर्स दोनों बहुत जरूरी होते हैं ऑर्गेनाइज करने के लिए, कंट्रोल करने के लाइफ साइकिल कॉस्ट को। जो ऑब्जेक्टिव होती है लाइफ साइकिल कॉस्टिंग का वो मेन क्या होता है, मैक्सिमम प्रॉफिट, किससे, लिमिटेड रिसोर्सेज, मतलब कॉस्ट कम और प्रॉफिट ज़्यादा। और एक्यूरेट और रिलायबल डाटा है ना वो बहुत ज़्यादा जरूरी होते हैं। कॉस्ट एनालाइज है ना उसमें क्या होता है, एक्सपर्ट्स के नॉलेज, बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस, ये सब होता है। स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग है वो कैसे हो सकती है भाई, लाइफ साइकिल कॉस्टिंग के द्वारा ही हो सकती है। टाइम पर आप डिसीजन ले पा रहे हो, जो जरूरी है वो ले पा रहे हो। जो लाइफ साइकिल कॉस्ट मॉडल होता है ना उसमें सारी कॉस्ट आ जाती हैं जो भी किसी प्रोग्राम से रिलेटेड है। और जो लाइफ साइकिल का प्रोग्राम होता है उसमें जो ट्रेड ऑफ होते हैं लाइफ साइकिल कॉस्ट के, परफॉर्मेंस के, डिजाइन के, वो भी हम देख पाते हैं। जो रिस्क फैक्टर है वो भी हमें पता चल जाता है इसके अकॉर्डिंग। और जो सेंसिटिविटी होती है ना जो कॉस्ट की एस्टिमेट करने की, टू फैक्टर्स लाइक एज वॉल्यूम, यूसेज वगैरह, उस पर भी ध्यान देना जरूरी होता है। जो ऑर्गेनाइजेशन है और ऑप्टिमिस्टिक ना हो, मतलब भाई जितनी जरूरत, भाई आप कई बार ये नहीं हो जाते वो ओवर एक्साइटेड हो जाते हैं, ये सोच लेते हैं हाँ भाई इस माह में ये भी रिजल्ट मिल जाएगा, ये भी, ऐसा नहीं होना चाहिए। और ऑप्टिमिस्टिक नहीं होना चाहिए रिजल्ट्स वगैरह के बारे में। और वन ऑफ द साउंड वे टू अप्लाई द टेक्निक इज टू कंसिडर करना बेस्ट और वर्स्ट केस सिनेरियो को, ठीक है, ताकि क्या कर पाए जहाँ पे बैलेंस हो ऑप्टिमम और पेसिमिज्म के बीच में। तो ये हमारा छोटा सा चैप्टर था। अगर आपको फिर भी कोई कंफ्यूजन रहती है किसी भी टॉपिक में तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। पहली बार मेरे चैनल पे, जिसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।